तो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आ गए हैं प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के पढ़ने के बाद फिजिक्स के क्लास 10th के जो है उसके दूसरे चैप्टर में हम लोग, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। जिसका क्या नाम है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको सलाह देंगे एक शिक्षक होने के नाते कि आप पहले चैप्टर को ज़रूर पढ़ लें। अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे इसी चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, और एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं तो 3 बार देखिए। जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको देखिए अच्छे तरीके से, आपको एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तब आकर दूसरा चैप्टर आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं। हमारा परामर्श आप ध्यान में रखिएगा कि पहला चैप्टर से जुड़ा हुआ ही है आपका दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा का फर्क है, वो प्रकाश का परावर्तन था और हमारा जो दूसरा ये लेसन है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। एकदम आसान भाषा में चलेंगे और एकदम आसान जो है कंटेंट इसमें है, एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा चैप्टर का है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको कि एकदम चित्र के साथ जितना है ये जो प्रकाश के अपवर्तन के पूरे चैप्टर को इसमें रखे हैं, और NCERT जितना है सबसे जितना अच्छा बात है सबको लिखे हैं। और आपके एग्ज़ाम में इससे अलावा जो हम यहाँ पर सेट किए हैं एक भी प्रश्न नहीं आएगा, यह दावे के साथ कह रहे हैं। यहाँ पर पूरा के पूरा चैप्टर को हमने यहाँ पर समाहित किए हैं। देख सकते हैं MCQ भी प्रश्न है, जितना प्रश्न है सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। कब करेंगे बच्चों? जब पढ़ लेंगे तब अच्छे तरीके से। तो अब हम शुरू करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे चैप्टर को। शुरू करने से पहले एक अभिप्रेरणा जान लेते हैं ताकि आपको ऊर्जा मिले। अभिप्रेरणा एक ऊर्जावान बना देता है व्यक्ति को, जिससे पढ़ने में मन लगता है। अभिप्रेरणा ही है जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। मतलब इतना कोशिश करना है, किस्मत जो है रूठ जाए लेकिन हिम्मत नहीं टूटना चाहिए, इतना मजबूत क्या करेंगे? इरादा करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा जो है चैप्टर में प्रवेश करने से पहले कुछ बेसिक जानेंगे, और बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक से ही बच्चों प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लिखे हैं प्रकाश की चाल। क्या लिखे हैं बच्चों? प्रकाश की चाल। प्रकाश की जो चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, पिछले चैप्टर में, कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर ठोस देखे, द्रव देखे, गैस देखे, कांच देखे, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में हम बताए थे, आपको याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बच्चों? तो 3 लाख, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश कितने स्पीड से जा रही है? 3 लाख। अगर इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में देखा जाए तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में आपसे पूछे तो आप बताइएगा 3 गुने 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल, देखिए यहाँ पर एक खुला वातावरण था, कोई भी वायुमंडल नहीं, पानी आ गया, थोड़ा आपका ये माध्यम हो गया। देखिए माध्यम मतलब हम बताएंगे कि जिस माध्यम में जहाँ प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अगर पानी में प्रकाश की चाल आपसे पूछेगा तो इसमें होता है बच्चों 2,25,000। कितना होता है? 2,25,000। अगर इस फॉर्म में लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में करिएगा तो बढ़ जाएगा, अगर किलोमीटर में करिएगा तो पावर घट जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो सेंटीमीटर में बता दीजिए आप कमेंट करके, तो कितना होगा? 2 गुने 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा। अगर किलोमीटर की बात करें बच्चों तो किलोमीटर में हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे हमारा प्रश्न है सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है? तो याद रखिएगा निर्वात में कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर
8 मीटर प्रति सेकेंड। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने रिलेशन में जितने आपके भाई बहन होंगे, जितने मित्र होंगे, उसको ज़रूर भेज दीजिएगा। आपके कहने से इस चैनल से जुड़ेगा, आपका भी वो नाम लेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ा रहे और एक पर एक कंटेंट देते रहें। कह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर ना एक एक पॉइंट को बताया जाएगा। जितना विषय है सभी का एक्सप्लेन अच्छे तरीके से, जितना दिन बचा हुआ है हमारे पास उसमें 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे और जितना क्वेश्चन बैंक में प्रश्न है सबका चर्चा करेंगे। और टारगेट हमारा है अब की बार 480 पार। मतलब जिला को छोड़िए बच्चों, अब जिला को छोड़िए, हम लोग चलेंगे स्टेट में और राजधानी में जाकर वहाँ पर लोगों के बताएंगे। और आप बताइएगा कहाँ से पढ़े हैं तो ज़रूर बताइएगा लाइव के ऑनलाइन क्लासेस से। चलते हैं आगे के पेज में। नेक्स्ट पेज है प्रकाशीय माध्यम। तो विभिन्न माध्यम में हमने बताया है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाशीय माध्यम के बारे में आपसे पूछेगा तो बताइएगा वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। अगर देखा जाए तो कांच में प्रकाश गमन करता है तो कांच प्रकाशीय माध्यम, पानी में करता है तो पानी प्रकाशीय माध्यम। अगर आपके पास ईंट रख दिया जाए, पत्थर रख दिया जाए, लोहा रख दिया जाए तो क्या प्रकाश उससे गुजरेगा, प्रकाश नहीं गुजरेगा, तो वो मेरा प्रकाशीय माध्यम नहीं होगा। ईंट नहीं होगा, पत्थर नहीं होगा, दीवार नहीं होगा, मतलब जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए उसको बोलेंगे प्रकाशीय माध्यम। जिसमें प्रकाश गमन करे, तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करता है उसे बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। जैसे हवा, जल, कांच, हवा, जल, कांच, हीरा, ये आपका कैसा माध्यम है, प्रकाशीय माध्यम। चलिए ये बात जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने बताया कि विरल माध्यम क्या है और प्रकाशीय माध्यम में जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर हवा ले लेते हैं बच्चों और जल ले लेते हैं। ये दोनों में प्रकाश की चाल इसमें ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है। हवा में प्रकाश की चाल अधिक होता है, जल में कम होता है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है उसको कहते हैं हम लोग विरल माध्यम। एकदम माइंड में सेट होना चाहिए कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र होता है, अधिक होता है, उसे कहते हैं विरल माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, कम होता है, उसे कहते हैं हम लोग सघन माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है उसको बोलते हैं सघन माध्यम। चलते हैं अगले पेज में। अब हमारा आ गया जो हमारा चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ये होता क्या है, तो हमने बताए हैं कि सरल माध्यम, विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है और किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है। आपको पता चल गया होगा कि जल और वायु में विरल माध्यम कौन होगा, तो वायु हो जाएगा। जल और कांच में विरल माध्यम कौन हो जाएगा, तो जल हो जाएगा। क्योंकि जल और कांच की तुलना किया जाए तो जल में प्रकाश की चाल कांच की अपेक्षा ज़्यादा होगा, कांच में कम होगा, इसलिए सघन माध्यम। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कुछ बातें, हम बहुत जरूरी की बात है इसमें वो बता देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम में ये महत्वपूर्ण बात है, ये हम बता देते हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, यहाँ पर जान लीजिए, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश को नोट कर लीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा बात ये याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब बताएंगे अभिलंब क्या होता है, पहले जान लीजिए। और जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े हुए सीधे निर्गत हो जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पर अब हम बताते हैं आपको कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है कि आप किसी मार्ग में जा रहे हैं, आप किसी मार्ग में जाते हुए अपने रास्ता को भटक जा रहे हैं। अपने रास्ता को क्या हो रहे हैं, जब आप जा रहे हैं अभी इस धरती पर अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन जब पानी में जाइएगा, पानी में चलिएगा तो आपको रास्ता भटक जाएगा। वो भटकना होता है, भटकता हुआ राही जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए यहाँ पर हमने आपको चित्र के द्वारा भी बताए हैं और यहाँ पर भी है चित्र, देख सकते हैं। ये आपका हम ले लेते हैं कोई ऊपर जो माध्यम है हम ले लेते हैं, आपको वायु ले लेते हैं बच्चों, क्या ले लेते हैं, वायु। और नीचे वाले माध्यम में हम ले लेते हैं जल, क्या ले लेते हैं, जल। आप बताइएगा वायु जो हो जाएगा आपका, हवा जो हो जाएगा विरल माध्यम हो जाएगा, जल आपका हो जाएगा सघन माध्यम। क्यों,
क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, जल में कम है। और हम ये भी बताए हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो यहाँ पर एक हम बनाएंगे, जब प्रकाश आपतित होती है, जब प्रकाश आपतित होती है तो यहाँ पर हमको बनाना पड़ता है बच्चों अभिलंब। क्या बनाना पड़ता है? अभिलंब। क्या बनाना पड़ता है यहाँ पर? अभिलंब। यहाँ पर हम बना लिए एक अभिलंब, ठीक है। क्या बना लिए? अभिलंब। तो ये प्रकाश जब आया यहाँ पर, अब प्रकाश यहाँ आया तब प्रकाश जो है ये अभिलंब जो यहाँ पर है ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब प्रकाश क्या हुआ, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो अपने रास्ता तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन वो अपने रास्ता से क्या हो रहा है? विचलित हो जा रहा है। ये जो आपतित प्रकाश है, इंसिडेंट जो रे है यहाँ पर पड़ रहा है, ये माध्यम के जो सघन माध्यम उसके सतह पर, तब जब आ रहा है तो अपने मार्ग से क्या हो रहा है? विचलित हो जा रहा है। यही घटना कहलाता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। देख सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बोलिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ता से पथ से विचलित हो जाती है। यही परिघटना आपका कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन की कुछ घटनाएं, जैसे आप लिख सकते हैं तारे का टिमटिमाना, किस घटना पर? तो अपवर्तन के कारण। चीनी के चाशनी में बच्चों देखिएगा, रसगुल्ला जब रखा होता है, रसगुल्ला नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। रसगुल्ला, जो रसगुल्ला रखा होता है चीनी की चाशनी एकदम बड़ा बड़ा दिखता है, और जब चाशनी में से उठाइए छोटा दिखता है। किस घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिएगा, जब एक गोटाकौर जो पानी में तैरता रहता है तो मोटा प्रतीत होता है, किसके कारण? इसके कारण। देखिएगा, एक कोई बॉकेट में अगर पारदर्शी है उसमें एक छड़ी रखा हुआ है, टेढ़ा दिखाई देता है, किस घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इस तरह से आप इसको लिखकर चित्र बना लीजिएगा। यहाँ पर भी चित्र है, देख सकते हैं। ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो रहा है, और आपतित हो रहा है इस तरह से, ऐसे मुड़ जा रहा है, जाना चाहिए इसको ऐसे। यह है आपका नॉर्मल है, जिसको बोलते हैं अभिलंब। रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है? लाइट हो रहा है। ये आपका दूसरा माध्यम है, अगर एयर होगा और ये ग्लास है तो दोनों अलग माध्यम, जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और उदाहरण बताए, तारे का टिमटिमाना, चीनी की चाशनी में रसगुल्ला का बड़ा दिखना। अब प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम पढ़े थे, प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं बच्चों? तो आप कमेंट करके बता दीजिए। 2 होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं 2 नियम में। पहला नियम यही है, परावर्तन का भी पहला नियम यही था, बस वो आप वहाँ परावर्तित प्रकाश है, यहाँ परावर्तित नहीं, वो प्रकाश कहलाता है अपवर्तित। उसका हम एक बार रिकॉल करा देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम जो था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। इसका भी पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। अब क्या होता है ये समझ लीजिए, यहाँ पर ये समझ लीजिए। ये अलग माध्यम है, जब ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो रही है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण, ठीक है। इसको कौन किरण बोलेंगे? आपतित किरण। और आपतित किरण पर यहाँ पर एक अभिलंब डालेंगे तो इसको बोलते हैं हम लंब या अभिलंब, इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये प्रकाश पड़ा, अभिलंब की ओर क्या हुआ? मुड़ गया। तो इस किरण को परावर्तित नहीं, ये अपवर्तन वाला घटना है, तो ये किरण कहलाएगा अपवर्तित किरण। कौन किरण बच्चों? अपवर्तित किरण। कौन किरण? अपवर्तित किरण, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। यहाँ पर कौन बनेगा? यहाँ पर जो आपतित किरण अभिलंब की आपतन कोण, जिसको आई बोलेंगे, और यहाँ पर बनता है आर, ठीक है। और हम बताएंगे इसके बाद कि साइन जो होता है, साइन आई और साइन आर क्या होता है ये भी बताएंगे। इसको बोलते हैं साइन आई, इसको बोलते हैं साइन आर, ठीक है। साइन को हिंदी में हम ज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज्या। पहला नियम यही है, आप नोट करिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है कि इन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश के विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या क्या होता है बच्चों? तो आपतन कोण की ज्या जो होता है, आपतन कोण यहाँ पर, तो आपतन कोण आई है और आई के साथ लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे? साइन, क्योंकि ज्या को बोलते हैं साइन। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन के दूसरे नियम हम क्या बताया? साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? एक नियतांक होता है बच्चों। क्या होता है? एक नियतांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? नियतांक के बराबर होता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। एक और बात बता देते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट,
कि प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम है इसको बच्चों स्नेल के नियम कहते हैं। किसके नियम? स्नेल के नियम भी कहा जाए, स्नेल के नियम कहते हैं। किसके नियम कहते हैं? स्नेल के नियम कहते हैं। आपको ये नोट कर लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को बोलते हैं स्नेल के नियम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह से हम लोग जाने हैं प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, उसके नियम को। चलते हैं आगे के पेज में। यहाँ पर ये बात हम उस समय भी बताए हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर हम हवा ले लेते हैं, ये हवा है और ये जल है, तो आप बताइएगा ये विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम इसलिए होगा क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है। ये कौन हो जाएगा आपका? ये सघन माध्यम हो जाएगा। कौन माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम। ठीक है, तो आप प्रकाश इधर आएगा विरल से सघन में और ये अभिलंब बनाएंगे तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, यही बात हमने बताए हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर आगे देखिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। इस तरीके से देख लीजिए। अब ऊपर हम ले लेते हैं कांच, ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कांच। इधर ले लेते हैं हम जल, ये जल ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं जल। ठीक है, अब देखा जाए दोनों माध्यमों में तो ये आपका हो जाएगा विरल सघन माध्यम। कौन माध्यम? सघन माध्यम। कौन माध्यम हो जाएगा आपका? ये सघन माध्यम। इसलिए क्योंकि इस दोनों की तुलना करिएगा तो इसमें प्रकाश की चाल कम है इसके तुलना में। इसमें होता है 2,25,000, इसमें होता है 2 लाख। ये आपका हो जाएगा विरल माध्यम। कौन माध्यम? ये आपका हो जाएगा विरल माध्यम। और जब आएगा सघन से विरल में प्रकाश की किरणें इस तरह से आएगा, अभिलंब डालेंगे तो ये प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर ना मुड़कर अभिलंब से क्या हट जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह से अपवर्तन की घटना में अपने मार्ग से किरण जो हो रही है क्या हो रही है? पथ से विचलित हो रही है। तो ये हमने बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है, लंबवत अगर पड़ेगी, लंबवत लंब पर, तो बिना मुड़े हुए सीधे गुजर जाती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला मेरा प्रश्न है पार्श्व विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पार्श्व विस्थापन क्या होता है बच्चों? कि देखिए इसको हम कई तरीके से बता देते हैं आपको। चित्र पहले समझिए। ठीक है, चित्र समझिए। यहाँ पर प्रकाश विरल से, ये विरल अगर हम ले लेते हैं, वायु ले लेते हैं और नीचे जल ले लेते हैं। ठीक है, ये प्रकाश की किरण यू आया। ठीक है, अब आया तो अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ गया, अभिलंब की ओर। इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, इधर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर तकले जल है। ठीक, यहाँ तक आया। अब प्रकाश जो है वायु से जल में आया, जल में आया तो अभिलंब की ओर मुड़कर यहाँ पर आया। अब क्या हो रहा है? अब ये जो है सघन से अब विरल में आएगा प्रकाश, तो यहाँ पर एक और लंब डालेंगे यहाँ पर। तो अब प्रकाश जो है सघन से विरल में आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए सघन से विरल में, तो अभिलंब की ओर क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, विरल से सघन में आया, अभिलंब की ओर मुड़ा। सघन से विरल में, अभिलंब से क्या हो रहा है? दूर हट रहा है। लेकिन ये मूल प्रकाश कैसे जाती? ये मूल प्रकाश ऐसे जाती। अगर माध्यम नहीं होता है तो इसको डिस्टर्ब कोई नहीं करता, डिस्टर्ब कोई नहीं करता। तो देख रहे दोनों के बीच में एक डिस्टेंस लग रहा है, दिख रहा है, न्यूनतम दूरी दिख रहा है। यही दूरी जो होता है आपका कौन विस्थापन होता है? तो पार्श्विक विस्थापन होता है। कौन विस्थापन होता है? पार्श्विक विस्थापन होता है। ठीक है, कौन विस्थापन होता है? पार्श्विक। इस तरह से तो ये जो है प्रकाश आपतित प्रकाश है। जब इससे बाहर जो प्रकाश निकला उसको बोलेंगे निर्गत किरण। आपतित किरण, ये जो है आपतित किरण यहाँ तक है और निर्गत किरण के बीच की जो न्यूनतम दूरी है लंबवत, यही दूरी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, क्या बोलिएगा? आपतित किरण और निर्गत किरण। यहाँ पर हमने बताया है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। आप चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला मेरा प्रश्न है अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों? क्या प्रश्न है मेरा? अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? तो हमने बताए हैं, समझ लीजिए अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, और कोई भी माध्यम आपके पास है, जल हो, ठीक हो, वायु हो, कांच हो, हीरा हो, ठीक है, अगर कोई भी माध्यम लेंगे और उसका अनुपात कर लेंगे, लेकिन ऊपर जो होगा अंश में आपका निर्वात में प्रकाश की चाल, और जब उसका अनुपात करिएगा तो उसको कहते हैं हम लोग अपवर्तनांक। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक का आपका सूत्र हो जाएगा, अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा बच्चों, अपवर्तनांक का सूत्र निर्वात में प्रकाश की चाल, आप इसको नोट कर लीजिएगा, निर्वात में
प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल और बटा रहेगा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। इस तरह से यहाँ पर देखे हैं अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर अपवर्तनांक को हम म्यू से सूचित करते हैं और निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से और माध्यम में प्रकाश की चाल सी रहेगा और पैर पर एम रहेगा, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कभी कहीं अपवर्तनांक को एन से भी सूचित किया जाता है, तो इस घबराना नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अपवर्तनांक लिखकर कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल और कोई माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से सूचित कर दिए हैं और माध्यम में प्रकाश की मीडियम मतलब सीएम से सूचित कर दिए। अब इतना ही नहीं, अपवर्तनांक से जुड़ा बहुत सारा प्रश्न आता है, एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और निकालना भी आपको चुटकी में कुछ ही सेकेंड में आप निकाल सकते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, हम चलते हैं इसका निकालते हैं। अब बोलने पूछेगा आपसे कि पानी का अपवर्तनांक एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप बोलिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम को लिए है पानी। अगर यहाँ पर ले लेते कांच तो कांच बोलते, यहाँ पर ले लेते हीरा तो हीरा बोलते, यहाँ पर ले लेते बर्फ तो बर्फ बोलते। मतलब शुरू में निर्वात रहेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, हम बोले पानी का अपवर्तनांक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो पानी का अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल। आप जरा निकाल कर बता दीजिए चुटकी में। अब पानी का अपवर्तनांक म्यू वाटर के निकाल रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत सिखाए हैं, कितना होता है बताइए? 3 × 10⁸। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड हो रहा है, लिख लेते हैं। यूनिट कट जाता है कि दोनों की चाल है। पानी में होता है, अभी हम आपको बताए हैं कितना होता है बच्चे, तो बोलिएगा 2,25,000। मतलब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यूनिट अपवर्तनांक के मात्रकहीन होता है, कोई मात्रक नहीं, क्यों देखिए कट रहा है, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 बटा बच गया 2.25। इसको अगर काटिएगा तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ पर देना पड़ेगा। अब देखिए 300 में आप 225 से भाग दे दीजिए, तो आप भाग दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 1 दशमलव, भाग देकर चेक कर लीजिए बच्चों, 1.33 आएगा। 1 दशमलव क्या आएगा? 33 आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे के पॉइंट में और भी। तो बच्चों जानेंगे कि अब अगला पॉइंट हमारा है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? कि सबसे अधिक अपवर्तनांक और सबसे कम अपवर्तनांक। ठीक है, तो आप बताइएगा सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है किसका होता है? वायु का होता है। और कितना होता है? तो 1.0003। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है। और हीरा का कितना होता है? तो आप याद रखिएगा 2.42। आपके एग्जाम में 10 से ज़्यादा बार आया प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। एक ज़बरदस्त ट्रिक दे रहे हैं कि कैसे याद रखिएगा कि 2.42 होता है। बच्चा जो है बहुत कन्फ्यूजन कर देता है, ऑप्शन में दे देता है 24.2, कभी दे देता है 2.4, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि आगे फर्स्ट और लास्ट जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। इस तरह से हम लोग जाने हैं कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। और सबसे अधिक अपवर्तनांक कितना होता है, तो किसका होता है? तो हीरा का होता है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो वायु का होता है। वायु का कितना होता है? तो 1.0003 होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हमारा अगला जो हमारा पेज है, अब देखिए कुछ पदार्थों के यहाँ पर अपवर्तनांक दिया हुआ है, कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक, और ये भी हम बताएंगे आप लोगों को कि कितना याद करना है। आपके सिलेबस में इतना दिया हुआ है, लेकिन हम बताएंगे आपको कि कितना याद करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं कम से, सबसे मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है आपका वायु का होता है। और कितना होता है बच्चों? तो 1.0003 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है आपसे पूछेगा, तो 1.31 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप बताइएगा 1.33 होता है। आपसे अगर पूछेगा एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.36 होता है। किरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.44 होता है। ठीक है, आपसे आगे पूछेगा संगलित क्वार्टर का कितना होता है, 1.46 होता है। तारपीन का तेल का कितना होता है, 1.47 होता है। बेंजीन का कितना, 1.50। क्राउन कांच का पूछेगा तो 1.52 होता है।
कनाडा ब्लासम का कितना 1.53, खनिज नमक का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का कितना 1.63, सघन फील्ड गाज का कितना 1.65, मणिक्यू का कितना होता है 1.71, नीलम का आपसे पूछेगा 1.77 और हीरा का 2.42। इस तरह हम लोग सबसे मिनिमम स्टार्ट किए हैं, सबसे अधिकतम पहुंचे हैं 1.0003 से स्टार्ट किए हैं और हम लोग 2.42 पर क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। तो सबसे अधिक वायु का, सबसे कम कितना 2.42, हीरा का सबसे अधिक, हीरा का सबसे कम वायु का। आपके सिलेबस में इतना है, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट जो है वो हम बता देते हैं, ज़्यादा माइंड को प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा, लेकिन वायु का एग्जाम में पूछ सकता है, बर्फ का पूछ सकता है, जल का पूछ सकता है, एल्कोहल का, और यहाँ पर हीरा के तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हीरा का बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपवर्तनांक जाने हैं और अपवर्तनांक से संबंधित बहुत सारे जितना किसी पदार्थ का कितना होता है वो भी जान गए हैं, और अपवर्तनांक निकालना भी आपको हम बता दिए हैं। चलते हैं अभी अपवर्तनांक से रिलेटेड और भी प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है अपेक्षिक अपवर्तनांक। अपेक्षिक अपवर्तनांक आपसे एग्जाम में आपसे पूछेगा 2 नंबर में। कितने नंबर में बच्चों? तो 2 नंबर में पूछेगा। तो बोलिएगा कि अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? तो 2 माध्यमों के निरपेक्ष, अगर 2 माध्यम के हम निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के दोनों के अनुपात करके, अगर 2 माध्यम के और दोनों के अनुपात करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे अपेक्षिक अपवर्तनांक। बोलिएगा 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को बोलते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक। 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को बोलते हैं क्या? अपेक्षिक अपवर्तनांक। इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि इंसान के अंदर एक खूबी होता है भूलने का। एक बार देखिए भूल जाइएगा, अगर याद नोट रहेगा, नोट्स बना रहेगा तो उसको बार बार देखकर रिवीजन करिएगा। अगर इस धरती पर ना बच्चों भूलने की आदत नहीं रहता तो हर घर से एक ना डीएम निकलता है, जितना बड़ा बड़ा पोस्ट निकल जाता है, इतना ज्ञान भरा रहता है माइंड में, लेकिन वो कुछ क्या होता है, नेग्लेक्ट होते रहता है। तो आप इसको नोट करके रखिएगा ताकि आप जब मन करे आप रिविजन कर सकते हैं। एग्जाम के समय बस इसका झलक देखिए, जाइए एग्जाम में एकदम मस्त पेपर जाएगा। तो पूछेगा अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? तो 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को बोलते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक। चलते अगला पॉइंट हमारा जो है प्रिज्म। क्या आ गया मेरा पॉइंट है? प्रिज्म। तो प्रिज्म के यहाँ चित्र बना हुआ है, लेकिन प्रिज्म दरअसल ऐसा नहीं होता है बच्चों। प्रिज्म में क्या होता है, इसका हम बाहरी जो फ्रंट है वो लिए हैं, इसके पीछे टाइप भी 3D आकृति है, पीछे भी वैसा ही होता है, और तीनों साइड से न फलक होता है। तो 2, एक पीछे होता है, एक आगे, और 3 गो साइड से फलक होता है। इस तरह से त्रिभुजाकार प्रिज्म में आपसे पूछेगा कितना फलक होता है, तो 5 फलक होता है। कितना फलक होता है? 5 फलक होता है। ठीक है, और किनारा पूछेगा तो कितना होता है? आपसे 5 फलक आपसे पूछेगा, 5 फलक होता है, 6 शीर्ष होता है और 9 किनारा होता है। कितना होता है? 9। त्रिभुजाकार प्रिज्म की बात हम कर रहे हैं। तो पूछेगा प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म एक पदार्थ होता है, और एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे अगर सूर्य के प्रकाश गुजरता है तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे श्वेत प्रकाश अगर गुजारते हैं तो 7 रंग में बढ़ जाता है। यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि ये जो सनलाइट है, सूर्य के प्रकाश है, श्वेत प्रकाश इसको गुजरा गया तो इस 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। लेकिन एक और तरीका से बोल सकते हैं कि 2 समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी, एक ऐसा माध्यम होता है, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। इन दोनों पृष्ठों के बीच के कोण को बोलते हैं प्रिज्म कोण या अपवर्तन कोण। बोलिएगा 2 समतल पृष्ठों से घिरे माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, और प्रिज्म के जो कोण, जो 2 पृष्ठों के बीच जो कोण यहाँ पर देख रहे हैं, इसी को बोलेंगे अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण। और प्रिज्म का अपवर्तन कोण जो होता है कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। देखिए तीनों मिलाइएगा तो 180 डिग्री पुर जाएगा आपका। प्रिज्म में कितने फलक होता है? 5 फलक होता है। और यहाँ पर VVI एक बात बताया है कि प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को कौन प्रकाश बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि सूर्य के प्रकाश को कौन प्रकाश कहते हैं? श्वेत प्रकाश। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कितने रंगों में? ये भी याद रखिएगा, 7 रंगों। कितने रंगों में? 7 रंगों। और ये घटना को सबसे पहले जो है सिद्ध करने वाले और चर्चित में लाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, दूसरा कोई नहीं है, भौतिक विज्ञान का जो जनक है, न्यूटन। सबसे पहले प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजारा और उन्होंने बताया कि 7 रंगों में प्रकाश बढ़ जाता है और 7 रंगों में एक बैंड बनता है। उस बैंड का नाम है वर्णपट। क्या नाम है? वर्णपट। या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। पूछेगा आपसे कि सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग के समूह को क्या बोलते हैं बच्चों? तो वर्णपट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम।
अब सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कितना रंग प्राप्त होता है? 7 रंग। और 7 रंग कौन कौन है? एक जबरदस्त ट्रिक दे रहे हैं आपका, जिसका नाम है वैजानिह पिनाला। क्या है बच्चों? वैजानिह पिनाला। ये जबरदस्त ट्रिक है, आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलिएगा अगर ये ट्रिक याद रखिएगा तो। वैजानिह पिनाला, ठीक है। 1 में आ गया आपका बैगनी, 2 में आपका जामुनी, नीला, 3 में, 4 में आ गया हरा, 5 में पीला, 6 में नारंगी, 7 में लाल। इस तरह से हम जाने हैं कि प्रिज्म से जो प्राप्त प्रकाश कितने हैं? 7 है। और 7 के नाम बता दिए आप, एक ट्रिक में बता दिए, वैजानिह पिनाला, बस याद रखिएगा वैजानिह पिनाला। अंग्रेजी में बोलते क्या? पहले आता है सबसे, देखिए सबसे कम जो मुड़ता है वो रंग का नाम है लाल, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेड। उसके बाद है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अब देखिए कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा विचलित हुआ है वायलेट का, मतलब बैगनी का। सबसे ज्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का। और क्यों सबसे ज्यादा विचलन होता है तो बताइएगा? सबसे कम उसका तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ होता है। और सबसे अधिक विचलन किसका हो रहा है? सबसे अधिक विचलन होता है इसका, जो हम बताएं अभी, बैगनी का। और बैगनी का सबसे अधिक विचलन इसलिए होता है तो बताइएगा क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है बच्चों? तो लाल का होता है। किसका होता है? लाल का होता है। और सबसे कम विचलन लाल का क्यों होता है तो आप बताइएगा? इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा होता है? तो लाल का। इस वजह से उसका विचलन कम होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो बैगनी का। ठीक है, चलते हैं आगे के टॉपिक में, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखिए बच्चों कि जब प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजारे, श्वेत प्रकाश को गुजारे, तो 7 रंग में बट गया। और 7 रंग में जो बटने की एक घटना है, उस घटना का ही नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलिएगा? जब सूर्य के प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी परिघटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, बोलिएगा यहाँ पर देखिए, हमने बताए हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में, कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगर इन रंगों को किसी पर्दे पर उतारा जाए तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? हमने पहले भी बताए हैं, जब प्रिज्म पढ़ाए उस समय, क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं, या अंग्रेजी में उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। तो बोलिएगा, जब सूर्य के प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और प्रिज्म से प्रकाश 7 रंगों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्ण। आप चित्र बना सकते हैं, आगे चित्र है देखिए यहाँ पर कि प्रिज्म से होकर, यहाँ पर देख सकते हैं प्रिज्म से होकर कौन प्रकाश गुजर रहा है? श्वेत प्रकाश। इसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश। कौन प्रकाश बच्चों? श्वेत प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को ही बोलते हैं श्वेत प्रकाश। गुजर रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 रंगों में, यहाँ पर आया 1 रंग, फिर यहाँ आया 2 हुआ, फिर यहाँ पर 3, फिर आ गया 4 हो गया, फिर यहाँ पर 5, 6, 7, इस तरह से 7 रंगों में बट गया है। और 7 रंगों के जो समूह है, इसी का क्या नाम है? वर्णपट। अभी हमने बताया यह स्पेक्ट्रम। और सबसे अधिक जो किरण मुड़ेगा उसका नाम है बैगनी, और सबसे कम मुड़ेगा उसका नाम है लाल, क्योंकि लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। लाल का वेवलेंथ क्या होता है? ज़्यादा होता है। सबसे कम तरंग किसका होता है? बैगनी का होता है। चलिए चलते हैं आगे के टॉपिक में। अगला हमारा टॉपिक है लेंस। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे चैप्टर का सबसे मस्ट और सबसे बड़ा पॉइंट है लेंस। अगर लेंस से संबंधित जितना बात पढ़ लेंगे आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेंस से जुड़ा हुआ ही जितना, यहाँ पर देख सकते हैं लेंस से जुड़ा हुआ ही टॉपिक सब इसमें है, सब लेंस से जुड़ा हुआ। एक बार आपको हम बता देते इसका झलक, आप एक एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है, वे सभी को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि लेंस पढ़ने के बाद आप जितना इसमें टॉपिक है और जितना आपका क्वेश्चन बैंक में प्रश्न आएगा वो एक भी नहीं आपसे छूटेगा। देखिए यहाँ पर लेंस से संबंधित ही प्रश्न सब है। आपको एक बार बता देते हैं, जब आप लेंस पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आपका एक भी टॉपिक नहीं बचेगा। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, एक एक करके सब पढ़ेंगे। देख लीजिए, सब लेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, सब लेंस से। इस तरह से हम लेंस पढ़ लेंगे तो लेंस से जुड़ा हमारा सभी प्रश्न क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लेंस क्या है? आप बचपन में बहुत एंजॉय किए होइएगा यहाँ पर लेंस के द्वारा, कभी तो आगो कहीं लगा दिए होइएगा। लगाए हैं कि नहीं? लगाए हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नादानी में हो गया होगा, लेकिन आज पढ़ने को ही मिल रहा है ये लेंस। देखे होइएगा, कागज़ के टुकड़ा पे ऐसे ऐसे करके आप उसमें आग लगाए होइएगा, वो लेंस का ही कमाल है। ऐसे आपको टूल बॉक्स में ऐसा मिला होगा,
ऐसे देखकर छोटे छोटे अक्षर को देखे होइएगा तो आपको बड़ा मिला होगा, एकदम बड़ा, एकदम मस्त लग रहा है, क्या जादू लग रहा है देखने में। तो जादू नहीं बच्चों, वो लेंस का कमाल है, ठीक है, ऐसे देखा है। तो लेंस जो होता है कैसा होता है, पारदर्शी है। कैसा टुकड़ा होता है, पारदर्शी पदार्थ का, ठीक है। यहाँ हम बताए हैं लेंस, यहाँ पर आंसर में है लेंस क्या है, आपसे 2 नंबर में पूछेगा तो बताइएगा। लेंस किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो किसी निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। बोलिएगा, किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जो किसी निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ये पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है। इसमें प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, कांच का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें मिट्टी का प्रयोग बच्चों नहीं करते। एग्जाम में पूछेगा लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं करते, तो मिट्टी का, जल का भी प्रयोग होता है इसको बनाने के लिए। अब लेंस के पूछेगा टाइप, लेंस कितने प्रकार का होता है, तो लेंस 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर एक है उत्तल लेंस, दूसरा क्या है, अवतल लेंस। अब देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं, आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इस तरह से हम लोग जाने हैं लेंस क्या है और लेंस कितने प्रकार का होता है। अब चलते हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो उत्तल लेंस हम लोग पढ़ने से पहले यहाँ पर चित्र देख लेंगे। अगर आप देख लिए तो समझिए इसका प्रतिबिंब अगर आपके माइंड में सेट हो गया, आप जीवन में कभी भी आपका ये जो सेट हुआ माइंड में रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन आप डायरेक्ट इस पर जाइएगा तो भूल जाइएगा। पहले आप इसका चित्र देखिए ये कैसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग जाने हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है बच्चों कि मध्य भाग क्या है, मोटा है, ऐसे इसको लिख सकते हैं, पतला, ठीक है, पतला, फिर क्या है मोटा, फिर क्या है आपका यहाँ पर पतला। तो देख सकते हैं किनारा आपका पतला आ रहा है, किनारा आपका क्या आ रहा है बच्चों, पतला आ रहा है, किनारा आपका पतला आ रहा है और मध्य भाग क्या आ रहा है, मोटा आ रहा है। तो बोलिएगा जिस लेंस का मध्य भाग मोटा होता है और किनारा पतला होता है उसको बोलते हैं कौन लेंस, उत्तल लेंस। यहाँ पर देखिए हमने बताया है, आप नोट कर सकते हैं, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला है उसे कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। आपसे पूछेगा किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की। कौन लेंस की, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है प्लस में, तो उत्तल लेंस की। आगे देखिए उत्तल लेंस के पूछेगा आपसे एग्जाम में कि किस लेंस का मध्य भाग मोटा होता है, किनारा पतला, तो यहाँ देख सकते हैं कौन लेंस का, उत्तल लेंस का। फिर आपसे पूछेगा किस लेंस की फोकस दूरी, जो हमने अभी यहाँ पर बताए हैं, धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस का। आप देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर स्टार में आप इसको नोट कर लीजिएगा सबको, कि उत्तल लेंस में छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी बनता है, वास्तविक बनता है और काल्पनिक भी बनता है। मतलब छोटा, बड़ा, वास्तविक, काल्पनिक सब प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। और ये तो VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछेगा बच्चों, क्या पूछेगा आपसे कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो आप बताइएगा उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को ही बोलते हैं कौन लेंस, अभिसारी लेंस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। एक बार फिर बता देते हैं उत्तल लेंस क्या है, उससे संबंधित सारी बात, कि जिस लेंस का मध्य भाग मोटा होता है, किनारा पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस में बड़ा, छोटा, वास्तविक, उल्टा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल लेंस को ही बोलते हैं अभिसारी लेंस। अब चलते हैं हम लोग उत्तल लेंस के प्रकार जानेंगे। अब देखिए उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। उत्तल लेंस जो है 3 प्रकार का, एक होता है उभयोतल, दूसरा होता है समतलोतल, तीसरा होता है अवतलोतल। देखिए यहाँ पर नाम से ही आंसर है, जिस लेंस का दोनों तल, चित्र देखिए, जिस लेंस का दोनों तल जो होता है अवतल होता है उसे बोलते हैं उभयोतल। सॉरी, जिस लेंस का दोनों तल क्या उत्तल हो, यहाँ पर देखिए उत्तल शुरू में, लास्ट में लगा हुआ है, उत्तल यहाँ लगा हुआ है। जिस लेंस का दोनों तल उत्तल होता है उसे बोलते हैं उभयोतल। यहाँ पर देख सकते हैं, जिस लेंस का दोनों तल क्या होता है, उत्तल हो, उसे बोलते हैं उभयोतल। अब आया है यहाँ पर समतलोतल। जिस लेंस का एक तल समतल होता है और एक तल क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक तल उत्तल होता है, उसे बोलते हैं समतलोतल। यहाँ पर देखिए, जिस लेंस का एक तल समतल होता है और दूसरा क्या होता है, उत्तल होता है, उसे बोलते हैं समतलोतल। अब देखिए अवतलोतल। अवतलोतल में क्या होता है, जिस लेंस का एक तल अवतल है, एक तल उत्तल है, तो ये यहाँ पर अवतल प्लस उत्तल, इसको जोड़िएगा तो बनेगा अवतलोतल। इसीलिए अवतलोतल में एक तल उत्तल होता है, एक तल अवतल होता है, एक दूसरा तल क्या होता है, उत्तल होता है, उसको बोलते हैं अवतलोतल। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। अब हमारा पॉइंट है कौन लेंस बच्चों, तो अवतल लेंस, इसी को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कौन लेंस, कॉनकेव लेंस। ये क्या होता है, चित्र देखिए, इसका भी चित्र आइए,
यहाँ पर चित्र देखिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर किनारा क्या है आपका, किनारा आप बताइएगा तो मोटा है, किनारा क्या है, मोटा है, मध्यभाग क्या है, पतला है, क्या है, पतला है, फिर किनारा क्या है, मोटा है। तो जस्ट उल्टा उत्तल लेंस का अपोजिट आप बोलिएगा कि जिस लेंस का मध्य भाग पतला होता है और किनारा मोटा होता है उसे बोलते हैं अवतल लेंस। यहाँ पर हमने बताया कि वह लेंस जो बीच में पतला, बीच में क्या पतला तथा किनारा मोटा, उसे कहते हैं अवतल लेंस। कभी नहीं भूलिएगा बच्चों। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। क्या चीज़ में होती है, माइनस में, निगेटिव होती है। अब देखिए पूछेगा आपसे कि किस लेंस का मध्य भाग यहाँ पर बीच में पतला होता है, किनारा मोटा होता है, तो आप बोलिएगा अवतल लेंस का। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फिर आपसे पूछेगा, इस सब स्टार में नोट कर लीजिएगा कि अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बच्चों छोटा बनता है और आभासी बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है। फिर यहाँ पर देखिए अवतल लेंस को कौन लेंस कहते हैं, तो अपसारी लेंस। कौन लेंस के नाम से जानते हैं, अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल को अपसारी लेंस। इसको तो कभी नहीं भूलिए, बहुत बार एग्जाम में सब जरूरी है, जितना स्टार में हम एकदम इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है और आपके सिलेबस में ही है, और एक भी चीज़ आपसे आपके सिलेबस से हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं अवतल के प्रकार, विभिन्न रूप, मतलब इसका प्रकार। अवतल लेंस का क्या है, प्रकार। एक उभयावतल, एक समतलावतल, उत्तलावतल, तीन नाम, उभयावतल, समतलावतल, उत्तलावतल। ठीक है, यहाँ पर आपका होगा बच्चों समतल। क्या होगा, समतल। बोलिएगा उभयावतल में जिस लेंस का दोनों तल क्या हो, अवतल हो, दोनों तल क्या हो, अवतल, उसको उभयावतल। अब समतलावतल देखिए, यहाँ पर एक तल समतल, समतल, एक तल रहेगा अवतल, जोड़िए तो बनेगा समतलावतल। तो जिस लेंस का एक तल समतल दूसरा अवतल हो उसे बोलते हैं समतलावतल। उत्तलावतल में देखिए उत्तलावतल, तोड़िए, एक तल उत्तल और दूसरा आपका आ जाएगा अवतल। क्या आ जाएगा, अवतल। और जो दोनों के जोड़िएगा तब बनेगा उत्तलावतल। तो जिस लेंस का एक तल उत्तल होता है और दूसरा क्या होता है, अवतल होता है, उसे बोलते हैं उत्तलावतल। समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे के हमारा टॉपिक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस का प्रयोग। क्या है बच्चों, उत्तल लेंस का प्रयोग। हमारा आगे की जो टॉपिक है उत्तल लेंस का प्रयोग जानेंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, आपसे पूछेगा उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं माइक्रोस्कोप में। इसी को बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। करते हैं तो कैमरा में भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है, कैमरा में। ये अगला जो तीसरा उपयोग है, बहुत बार एग्जाम में पूछेगा कि दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब इसी को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। जो यहाँ पर मानव नेत्र का दोष है, दूर दृष्टि दोष, उसको दूर करने के लिए चश्मे में कौन लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का। देखिए बच्चों, इसको बता देते हैं दूर दृष्टि दोष क्या है। जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है, उस व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा चैप्टर में एकदम बारीकी से पढ़ना है। जरा दृष्टि दोष क्या है, अबिंदुकता क्या है, समंजन क्षमता क्या है, तो ये चैप्टर के खत्म हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा तो लेकर आएंगे आपका तीसरा पार्ट को। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, इस सबको स्किप मत करिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एकदम अच्छे तरीके से लिखिए, पढ़ाई से कभी नहीं भागिएगा। जो यहाँ पर एक महीना में जो चैप्टर होता है आपको ऑनलाइन में एक दिन में और ये क्लास में कंप्लीट कराया जा रहा है एक दिन में। अगर आपसे एक बार में याद नहीं हो तो उसको बार बार वीडियो को देखिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन भागिएगा तो कहीं नहीं। इससे बेहतरीन चैनल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी जो है आपके साइकोलॉजी को देखकर ही ये टॉपिक सब तैयार किए हैं और ये कंटेंट को दे रहे हैं। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है क्या, अवतल लेंस का उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, उत्तल के जान लिए, तो इसका प्रयोग करते हैं दूरबीन में। इसी को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, अति दूरदर्शी। क्या बोलते हैं बच्चों, दूरदर्शी। दूरबीन में किया जाता है। और इसका प्रयोग एक यहाँ पर लिखें दूसरा नंबर में, हम बताए हैं अभी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है मस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, इसको भी, कि अवतल लेंस को हमने बताए हैं अभी कि अभिसारी लेंस कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं,
अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, मेरा प्रश्न है। देखिए अभिसारी मतलब होता है अभिसरित कर देना, मतलब केंद्रित कर देना। अगर जो लेंस प्रकाश को केंद्रित कर देगा, जो लेंस प्रकाश, बहुत सारा लेंस पर प्रकाश पड़ रहा है, जब उसमें निकल रहा है ना, निर्गत हो रहा है, तो एक जगह सब किरण मिल जा रहा है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी मतलब फैला देना। तो देखिए यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिल जाती है, इसीलिए उत्तल लेंस को कहते हैं बच्चों अभिसारी लेंस। बोलिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को कहते हैं बच्चों अभिसारी लेंस। यहाँ पर देखिए चित्र भी आप बना लीजिएगा। एक हम लोग बना लिए उत्तल लेंस जिसका मध्य भाग मोटा, किनारा क्या हो, पतला। इस पर बहुत सारा प्रकाश की किरणें यहाँ देख सकते जा रहा है, और ये सभी प्रकाश की किरणें ये पॉइंट पर आकर केंद्रित हो रहा है, केंद्रित हो रहा है, इसीलिए उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में, जब हम भी एग्जाम दिए थे तब भी ये प्रश्न आया था, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे का प्रश्न, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, प्रश्न यही हमारा। ये 2 नंबर का ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो अवतल लेंस इसलिए कहते हैं, अपसारी का मतलब होता है कि जो लेंस क्या करेगा, प्रकाश को फैला देगा, और फैला देगा तो वहाँ पर शब्द का प्रयोग करेंगे अपसारी। यहाँ पर देखिए जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होता है तो अवतल लेंस के प्रकाश की किरणें को चारों ओर क्या कर देता है, फैला देता है। यहाँ पर देखिए अवतल लेंस पर प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ रही है, ये अवतल लेंस जिसका किनारा क्या है, पतला है, किनारा मोटा है और मध्यभाग क्या है, पतला है। किनारा क्या है, मोटा है, मध्यभाग क्या है, पतला है। इस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, देख सकते हैं कि मिल नहीं रही बल्कि फैल जा रही है, इसीलिए अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, क्या बोलिएगा कि जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो प्रकाश की किरणें फैल जाती है, इसीलिए अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांति कोण। ठीक है, क्रिटिकल एंगल। देखिए हम अभी आपको इस चैप्टर में ही बताए हैं, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र होती है उसे विरल माध्यम बोलते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको बोलते हैं सघन माध्यम। ठीक है, अब प्रकाश जो है क्रांति कोण कब बनेगा, तो शर्त है कि प्रकाश को आना चाहिए सघन से विरल में, और सघन से विरल में आएगा तो प्रकाश जो है अभिलंब से दूर हटेगा। क्या होगा, दूर हटेगा। तो दूर हटेगा तो यहाँ पर जो है मान लीजिए यहाँ पर ये सतह है, ये अभिलंब है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है सघन से विरल में, सघन से विरल में क्या आ रही है, सघन से विरल में, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रकाश की किरणें ये सतह पर ही जाने लगेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के संगत जो आपतन कोण होता है यही कोण कहलाता है आपका कौन कौन, क्रांति कोण। बच्चों कौन कौन, क्रांति कोण। ठीक, बोलिएगा सघन माध्यम में, कौन माध्यम में, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जा रहा है, 90 डिग्री। बोलिएगा सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके संगत में विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाता है, उसी कोण को बोलते हैं बच्चों क्रांति कोण। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो सघन माध्यम है आपका, ये विरल माध्यम में प्रकाश आया और प्रकाश इसी पथ पर चल रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के अपवर्तन कोण हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये कोण कहलाएगा आपका क्रांति कोण। चलिए आगे के टॉपिक में चलते हैं। अब आगे का टॉपिक हमारा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत टीचर इसको स्किप कर देता है, लेकिन एग्जाम में एक आध बार ये भी आया है और बहुत ज़रूरी है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए इसका कुछ घटना हम बता देते हैं, जैसे हीरे का चमकना। हीरे का चमकना जो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनता है इसी घटना के कारण। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर एक होता है जिसका प्रयोग डेकोरेशन वगैरह में किया जाता है, वो भी इसी घटना पर कार्यरत है, कार्य करता है। तो इसका भी शर्त है कि प्रकाश सघन से विरल में आएगा, परिणाम में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर
दो माध्यम हम ले लेते हैं, एक सघन लेना पड़ेगा ऊपर सघन माध्यम और नीचे लेना होगा विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम। अब प्रकाश आएगा यहाँ पर तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा जिसको उनको बोलेंगे क्रांति। यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा ये कोण, तो ये कहलाएगा क्रांति कोण। और जब आपतन कोण का मान थोड़ा क्रांति कोण से बढ़ाते हैं तो प्रकाश एक समय में ऐसे भागने लगता है, मतलब जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में परावर्तित, मतलब सघन माध्यम में परावर्तित होने लगता है। और जब प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तित होने लगता है तो यही कहलाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए यहाँ पर एक ऐसी घटना है जिससे प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय आपतन कोण का मान, किसका कोण, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होने पर विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करने की बजाय पूर्णतः उसी सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। इसीलिए इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोलिएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है, सघन से विरल में आती है तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से थोड़ा बढ़ाते हैं। आपतन कोण का मान यहाँ पर देख सकते हैं कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के से अधिक करने पर प्रकाश जो है सघन माध्यम में ही पुनः परावर्तित होने लगती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं। देखिए ये प्रकाश आया, सघन से आया, सघन से आया तो ऐसे ना इधर ना आकर क्या हो रहा है कि प्रकाश जब ये एंगल को थोड़ा बढ़ाते हैं तो इधर ही जाने लगता है। यही घटना कहलाता है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। जैसे हीरे का चमकना लिख लीजिएगा, मृच्छका का बनना, ऑप्टिकल फाइबर जिसको प्रकाशिक तंतु, वो सारी घटना जो है इसी पर आधारित है। अगला देखिए इसका शर्त, इसका दो शर्त है। ये शर्त है इसका कि प्रकाश जो है विरल, प्रकाश जो है सघन से जाएगा विरल में। ठीक है, प्रकाश को कहाँ जाना चाहिए, हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही यात्रा करनी चाहिए, तब ये घटना काम करेगा। दूसरा है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। मतलब आपतन कोण के मान क्रांति कोण के मान से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होता है समझिए। तो लेंस की क्षमता जो होता है बच्चों, लेंस की क्षमता बताता है कि प्रतिबिंब कितना कैसा बन रहा है, मतलब किरणों के अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश और किरणों को अभिसरण मतलब केंद्रित कर देना, अपसरण मतलब फैला देना। तो केंद्रित कर देना, फैलाने की जो घटना है उसी को कहते हैं, उसी की मात्रा को बोलते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस ये क्या होता है फिर हम बता देते हैं, आप बोलिएगा। लेंस की क्षमता को हम लोग पावर ऑफ लेंस, तो इसको P से डिनोट करते हैं और P बराबर सूत्र होता है 1/f। अब 1/f मतलब क्या हो गया, P आपका होता है लेंस की क्षमता, F जो होता है फोकस दूरी। मतलब लेंस की क्षमता फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर देखिए सूत्र भी लिखे, यहाँ पर लेंस की क्षमता का सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र है P बराबर 1 फोकस दूरी, और लेंस की फोकस दूरी मीटर में क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। और लेंस की क्षमता का यूनिट आपसे पूछेगा तो फेमस यूनिट है जो एग्जाम में आता है, तो बताइएगा डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर के क्या लिखते हैं, तो कैपिटल D से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा डायोप्टर होता है। और लेंस की क्षमता के एक अन्य मात्रक, तो ये आप देखिए फोकस दूरी, दूरी का जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक आप बताइएगा मीटर होता है। मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। और ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, मीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका दो यूनिट जान गए, क्या जान गए, एक हो गया डायोप्टर, एक हो गया मीटर इन्वर्स। लेंस की क्षमता क्या होता है, तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, या लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को ही बोलते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या मात्रा का डायोप्टर होता है, इसका यूनिट क्या होता है, एक ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर इन्वर्स। अब इससे संबंधित हम लोग बहुत सारा प्रश्न भी बनाएंगे। चलते हैं यहाँ पर एक आध प्रश्न हम बनवाते हैं आपसे, कैसे निकालिएगा। देखिए यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने साथी को जरूर शेयर कर दीजिएगा
और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने अच्छे अच्छे मित्र, जहाँ तक आपको पहचान है और जितने ग्रुप है, एकदम धुआं की तरफ फैला दीजिए, ताकि आपके सब्सक्राइबर और आपके जो वीडियो देखिएगा उसे हम लोगों को भी लगेगा कि हाँ, आप वीडियो को देख रहे हैं और हम लोग का मनोबल भी क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो यह प्रश्न हम लिखाए हैं, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए बच्चों, इसका सूत्र याद होना चाहिए कि लेंस की क्षमता का भी हमने आपको सूत्र बताए हैं। क्या बताए हैं, तो P बराबर 1/F। अब देखिए, आप लाइव के और ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे हैं, आप सीधे बना दीजिए गलत, सीधे बनाइएगा गलत, लेकिन आप किसके हैं, लाइव के और ऑनलाइन क्लासेस के। क्या करना है, यहाँ पर फोकस के मान जो दिया हुआ है, पहले देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है और SI यूनिट जो होता है दूरी का मीटर होता है। तो आप लाइव केयर के ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे हैं, आपसे गलती नहीं होगा। क्यों नहीं गलती होगा, क्योंकि आपको हम बता देते हैं, जब भी मान सेंटीमीटर में हो उसको मीटर में बदलेंगे। आज के बाद कोई भी न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आप कोशिश करिएगा और करना भी चाहिए उसको कि इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करें, SI यूनिट में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलना है। तो आप जानते होइएगा कि 1 मीटर में बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, 100 से जब भाग दे दिए 50 में, तो ये सेंटीमीटर हट गया, ये बच गया यहाँ पर मीटर बच गया बच्चों। अब कटेगा 1 0 से 1 0, 5 1 5, 5 2 10। तो F बराबर आपका आ गया, कितना मीटर आ गया बच्चों, 1/2 मीटर। अब रख देते हैं P बराबर 1 और F का मान है 1/2। F का मान कितना है, 1/2। अब देखिएगा यहाँ पर से ये 2 कहाँ चल जाएगा, ये 2 जो है करिएगा तो आप P बराबर ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा। और लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या बताया, डायोप्टर बताया। इस तरह से 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की क्षमता था प्लस में आएगा, क्या चीज़ में आएगा, और यहीं अवतल आता था क्या चीज़ में माना था, माइनस में आएगा। 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की क्षमता क्या आ गया, 2 डायोप्टर। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, इस तरह का प्रश्न हम लोग बना लिए हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है बच्चों, आगे जो है हम लोग फर्स्ट लेसन में जब पढ़े थे कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार जाने हैं। इसी तरह हम लोग के जाना है उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में जब वस्तु कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो ये आप जानिएगा ऐसे। इससे पहले हम चित्र के द्वारा आपको बता देते हैं कि कहाँ वस्तु रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर आप दर्पण वाला चैप्टर, पहला चैप्टर अगर नहीं पढ़े तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर जब तक नहीं देखिएगा तब तक कोई आसान नहीं लगेगा। और वो देख लिए ना, समझिए आपको 5% और ऐड कर दीजिए उसमें, मतलब 95% आप सीख गए उसी से। 5% जो अवतल दर्पण में जितना नियम पढ़े हैं वही नियम पढ़ना है आपको उत्तल लेंस में, सेम टू सेम। वस्तु वहां रखते हैं वहां बनता है, सेम टू सेम। बस अब यहाँ फर्क है कि उसमें एक फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फोकस ही होता है। मतलब वक्रता केंद्र की जगह पर ही हम फोकस का प्रयोग करते हैं, सी के जगह पर F का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नियम हम ले लेते हैं, पहला नियम बच्चों ले लेते हैं। यहाँ पर पहला नियम क्या ले लेते हैं कि जब वस्तु, पहला नियम ले लेते हैं, वस्तु 1 नंबर में वस्तु क्या हो, अनंत पर हो। वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो आपका, अनंत पर। याद करिए आपका दर्पण में जब अनंत पे था तो कहाँ बना था, फोकस पे। चित्र के बाद देखिए, यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस है, हम लोग उत्तल लेंस का पढ़ लेते फिर पढ़ेंगे अवतल लेंस की। अब वस्तु अनंत पर है तो प्रकाश की किरण ये गया और उत्तल लेंस पर पढ़ने के बाद ये सब अपवर्तन के बाद कहाँ गुजरेगा, कहाँ केंद्रित हो जाएगा, तो फोकस पर। तो एक में क्या बताना है, एक में बताना है आपको प्रकृति। पहले बता दीजिए आप स्थिति, पहले 1 नंबर में बता दीजिए स्थिति। आप स्थिति बताइएगा बच्चों कहाँ बन रहा है। आप 2 नंबर में बताइएगा आकार, आकार बताइएगा, और 3 नंबर में बताइएगा आप प्रकृति। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, आपका पूरे चित्र का निपटारा करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो स्थिति बताइएगा, जब वस्तु अनंत पे रहता है तो फोकस पे बनता है। अगर नहीं देखे तो देख सकते हो उस वीडियो में, पहला चित्र में हम ये सब बताएंगे दर्पण में कि जब वहां पर भी वही नियम है। हमको ये चित्र नहीं पूछेगा, नियम जानना, जो कहाँ रखते तो कहाँ बनना है, हमको नियम उतना ये समझना है कि कहाँ रखते तो कहाँ बनना है। जब अनंत के साथ कहाँ बनना है, फोकस पे। फोकस पे बनता है तो छोटा बनता है, बहुत छोटा, बिंदुवत बनता है। आप लिख सकते हैं बहुत छोटा या बिंदुवत। ठीक है, आकार क्या जान के, बहुत छोटा। प्रकृति जो है, जो प्रकृति जब यहाँ पर बनेगा एक ही नियम में बनेगा, आभासी और सीधा, बाकी जितना बनेगा वास्तविक और उल्टा। तो जो अवतल दर्पण में है वो उत्तल लेंस में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वास्तविक व उल्टा।
चलिए दूसरा हमारा नियम है कि उसमें पहले था जब वस्तु अनंत और सी के बीच, तो सी की जगह पे यहाँ पर होता है 2f1, 2f1 ये क्या हो गया, f1 हो गया, इधर 2f1, इधर हो गया आपका f2, इधर हो जाता है बच्चों 2f2, ठीक है। तो वस्तु कहाँ है, यहाँ पर है अनंत और 2f1 मतलब सी के बीच। ये प्रकाश की किरण गया और लेंस से परिवर्तन के बाद यहाँ पर फोकस होकर गुजर रहा है, और दूसरा किरण हम गुजार दिए प्रकाश किरण से, इसको बोलते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण से गुजारा, यहाँ कट गया, यहाँ बन गया आपका इमेज, क्या बन गया इमेज। तो देख सकते हैं 1 नंबर में आपको क्या बताना है बच्चों, 1 नंबर में आपको बताना है, 1 नंबर में बताना है वही स्थिति, तो स्थिति बताइए। 2 नंबर में आकार, एक आपका इस लिस्ट भी देंगे, आप सीधे नोट भी कर सकते हैं और ये बनाकर भी नोट कर सकते हैं। 3 नंबर में हमको बताना है प्रकृति, ठीक है। तो इसका स्थिति हो जाएगा कहाँ, जब वस्तु आपका अनंत और 2f1 के बीच था, तो इसका प्रतिबिंब देखिए बन रहा है यहाँ पर f2 और 2f2 के बीच, ठीक। आकार जो है, आकार कैसा बन रहा है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा है, छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। प्रकृति आप वही बताइएगा, सभ्य वास्तविक, एक बार बनेगा बच्चों भाषा सीधा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। चलते हैं अगला हम लोग नियम देखते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग जानेंगे, तीसरा जब वस्तु कहाँ हो 2f1 पर हो, कहाँ हो 2f1, उसमें दर्पण में बने, जब सी पर हो तो सी पे बना था, तो 2f1 पर था, 2f2 पे बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। 1 नंबर में आप बता दीजिए क्या स्थिति, तो वहाँ पर सी था, सी के बदले यहाँ पर होता है 2f1, 2f2 कहाँ पर है 2f2 पर, ठीक है बच्चों। 2 नंबर में बता दीजिए आप प्रकृति, आकार बता दीजिए, पहले आप आकार बता दीजिए। आकार क्या बनेगा, वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर बनेगा। आप बता दीजिए प्रकृति बताइएगा, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक चित्र में भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, वास्तविक हुआ क्या होता गया उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगला नियम है, जब वस्तु कहाँ हो, यहाँ पर दूसरा आपका है, तीसरा आ गया, चौथा हो जाएगा आपका वस्तु कहाँ हो आपका 2f1 और f1 के बीच हो, ठीक है। हम नहीं लिखे यहाँ पर वस्तु हो जाएगा आपका दूसरा कंडीशन में अनंत और आपका था 2f1 के बीच, ठीक है। चलिए अब देखिए जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो, ठीक है, याद करिए उसमें दर्पण में जब वस्तु हम बताए थे आपका कहाँ हो, बताए थे कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो आपका प्रतिबिंब बना था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इसी तरह जब वस्तु था यहाँ पर कहाँ है 2f1 और f1 के बीच, तो इसका प्रतिबिंब बनना है अनंत और सी के जगह पर देखिए बच्चों क्या नाम इसमें होता है लेंस में 2f1 2f2 के बीच। कैसा बन रहा है आकार में, वस्तु से थोड़ा बड़ा बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। 1 नंबर में आप बता दीजिए क्या चीज, स्थिति बताइएगा, स्थिति कहाँ, तो अनंत व 2f2 के बीच। हम चाहते तो आपको इसका लिस्ट देकर छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपके दिमाग में सेट करना है हमको। वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना आपके ग्रुप है सब पर एकदम धुआं कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल अगर बढ़ा ना तो एक पर एक और इससे 4 गुना मेहनत रहेगी जितना अभी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या बताना है, आकार, क्या बताना है, आकार क्या हो जाएगा आपका वस्तु से बड़ा, क्या हो जाएगा वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। तीसरा आपको क्या बताना है, प्रकृति आपका हो जाएगा बच्चों वही वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आप कहीं ऑफलाइन में 2 महीना में पढ़िएगा, जो चैप्टर हम 1 दिन में और कुछ समय में खत्म कर रहे हैं। आप इसको बार बार नोट करिए, नोट करके इसको बार बार देखिएगा ना बच्चों, वीडियो को पढ़ रहे हैं, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ रहा, एकदम बेहतर है और बेहतर ही तरीकों से आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा नियम है, 4 नियम पढ़ लिया। 5वां नियम है जब वस्तु कहाँ हो f1 पर हो, कहाँ हो वस्तु f1 पर, 5वां नियम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जब वस्तु f1 पर हो मतलब फोकस पर हो, तो फोकस पे रखे तो अनंत पर रखे तो फोकस पर, तो फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, ठीक है। देखिए बताना है आपको स्थिति, आप देखिए चित्र में जब वस्तु यहाँ पर फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, जाके अनंत पे मिलेगा, अनंत पे मिलेगा, बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा। 1 में बताइएगा स्थिति में अनंत पर, ठीक है, फोकस पे अनंत है तो फोकस पर। 2 में बताना है आपको आकार, अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा नहीं बच्चों, बहुत बड़ा, क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। फिर में आपको बताना है प्रकृति, क्या बताना है, प्रकृति आपका हो जाएगा वही वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अगला हमारा नियम है 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर है कि जब वस्तु अब यहाँ पर प्रकाश केंद्र, उसमें ध्रुव था, इसमें प्रकाश होता है, केंद्र होता है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से, लेकिन सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापते हैं, नोट कर लीजिए कहाँ से, प्रकाश केंद्र से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना है 3 चीज, स्थिति, क्या बताना है, स्थिति। 2 में बताना है
आकार बताना है, और 3 नंबर में बताना है क्या बच्चों, आप बताइएगा प्रकृति। क्या बताना है? प्रकृति। तब बच्चों बताइए कि F1 मतलब फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच है, तो वस्तु के प्रतिबिंब बन रहा है इधर, एक ही बार सीधा यहाँ पर लिखिए। और कल्पना यहाँ पर हम लोग इमेज किए, कल्पना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाए हैं, डॉट से मिलाए हैं, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आप बताइएगा बच्चों अनंत, यहाँ पर अनंत और 2F1 के बीच बन रहा है। ठीक है, आकार बताइएगा, आकार वस्तु से देखिए यहाँ पर साइड में क्या है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, और प्रकृति क्या हो जाएगा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। इस तरह से हम लोग जाने हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और आकार सभी चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका एक चार्ट दे देते हैं ताकि उसको आप नोट भी कर सकते हैं, और ऐसे बनाकर भी देखिए यहाँ पर अनंत रखे फोकस पे, हम बताएं F2 पर अत्यधिक छोटा बना है, वास्तविक छोटा बना है, 2F1 से दूर मतलब 2F1 और अनंत के बीच, तो बना है F2 और 2F2 के बीच छोटा बना है, वास्तविक एक ही बार यहाँ पर आभासी और सीधा बना है। याद रखिए कहाँ पर, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशी केंद्र O के बीच था, F1 और प्रकाशी केंद्र O के क्या है बीच था। जब फोकस पे रखे तो अनंत पे रखे, फोकस पे अनंत पर, फोकस पे अनंत पर। इस तरह से इसको ऐसे नोट करके याद कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग उत्तल लेंस का कर लिए, निस्तारा कर लिए। चलते हैं यहाँ पे आगे, हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अवतल लेंस के। यहाँ पर 2 ही नियम है, अवतल लेंस में ज्यादा नियम नहीं। जैसे यहाँ हम लोग उत्तल दर्पण में 2 नियम पढ़े थे, उसी तरह पढ़ते हैं अवतल लेंस में कितने नियम है, 2 ही नियम है। पहला नियम यही है कि जब वस्तु कहाँ हो, आपका वस्तु कहाँ हो, वस्तु एक में रहेगा अनंत पर, कहाँ रहे अनंत पर। एक में आपको क्या बताना है, स्थिति बताना है, 2 में बताना है आपको आकार, क्या बताना है आकार, 3 नंबर में बताना है आपको। तो इस तरह अवतल लेंस में हम लोग 2 नियम जानेंगे। अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की प्रकृति जानेंगे, स्थिति तथा साइज जानेंगे। तो पहला कंडीशन यही है कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर। तो देखिए अनंत पर जब वस्तु रहता है इसका प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पे, कहाँ बन रहा है, F1 पे बन रहा है। ठीक है, फोकस पे बनेगा तो आकार बहुत छोटा बनेगा, बिंदुवत बनता है, बिंदुवत मतलब बहुत छोटा। और प्रकृति क्या हो जाएगा आपका, तो हमेशा इसमें बनता है आभासी के साथ हमेशा क्या बन रहा है, देख सकते हैं सीधा बनता है, इसमें उल्टा प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनता है। अब दूसरा कंडीशन यही है आपका, दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु हो यहाँ पर 2F1 तथा प्रकाशी केंद्र बोल सकते हैं, या अनंत या प्रकाशी केंद्र के बीच। तो हमको बताना है क्या, बताना है एक में स्थिति, एक में क्या बताना है बच्चों, स्थिति बताना है, 2 में बताना है आकार, और 3 में क्या बताना है, 3 में बताना है आपको प्रकृति। इसको लिख सकते हैं नियम में, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत और प्रकाशी केंद्र इसको बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, केंद्र के क्या हो, बीच हो, इसमें कभी भी बड़ा नहीं बनता है। तो ये वस्तु था, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो F1 और प्रकाशी केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच। आकार बोलिएगा तो वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से छोटा। और प्रकृति हमेशा बनता है इसमें, तो क्या आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। प्रकाशी केंद्र क्या होता है, लेंस का एक ऐसा पॉइंट है प्रकाशी केंद्र, अगर प्रकाशी केंद्र से अगर प्रकाश को गुजारा जाए तो बिना विचलन के वो सीधे गुजर जाती है। प्रकाशी केंद्र बोलिएगा लेंस के प्रधान अक्ष पर वह बिंदु होता है, आपसे पूछेगा प्रकाशी केंद्र क्या है, प्रकाशी केंद्र या इसी को बोलते हैं प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र। तो बोलिएगा किसी लेंस के प्रधान अक्ष पर वह बिंदु होता है जिससे होकर प्रकाश बिना विचलन के सीधे गुजर जाती है। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट भी दे दिए हैं कि बीम की क्या है, बीम मतलब वस्तु की विभिन्न दूरियों पर रखे अवतल लेंस में प्रकृति, स्थिति तथा साइज। तो जब वस्तु अनंत पे तो बना फोकस पे, कैसा बना, छोटा बना, ठीक है, और आभासी तथा सीधा बना। और जब अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच था तो बना आपका F1 तथा O के बीच मतलब प्रकाशी केंद्र के बीच, कैसा बना, बिंदुवत, यहाँ पर छोटा बना, कैसा बना आपका प्रतिबिंब छोटा बना, और आभासी तथा सीधा बना। इस तरह से आप लिस्ट में भी नोट कर सकते हैं और चित्र बना के भी बना सकते हैं। चलते हैं आगे के टॉपिक। आगे की हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, देख सकते हैं आपके एग्जाम में आपसे पूछेगा, जैसे दर्पण सूत्र आप जाने हैं उसी तरह होता है लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और ये भी आपके एग्जाम में सिद्ध करने के लिए 6 नंबर आता है, इसका ले आएंगे हम स्पेशल वीडियो।
कैसा वीडियो लाएंगे, आपका स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे और स्पेशल वीडियो में इसको निपटारा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और लेंस सूत्र अभी आप याद रखिएगा क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी होता है, v प्रतिबिंब दूरी होता है, u क्या होता है, वस्तु दूरी। इसको इस तरीके से भी दे देता है बच्चों, इस तरीके से कैसे दे देगा, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, मतलब ऐसे भी दे देगा, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू उधर जाएगा तो प्लस में हो सकता है, ठीक है, क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम सिद्ध करेंगे, एक स्पेशल वीडियो मिलाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं, आगे हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, जितना इस चैप्टर को हम एक वीडियो में अच्छे तरीके से ख़त्म किए हैं और ये चैप्टर से पढ़ने के बाद कुछ MCQ प्रश्न बना रहे हैं और जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पहला प्रश्न है, दो डायोप्टर, डी मतलब डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, मतलब लेंस की क्षमता दिया हुआ है, हमको निकालना है फोकस, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। लेंस की क्षमता का क्या सूत्र है, P बराबर 1/f, P का मान कितना है 2, 1/f, ठीक है। तो f उधर चल जाएगा और 2 इधर चल जाएगा। अब आया बच्चों ये मीटर में वैल्यू, क्या चीज़ में आया आपका ये वैल्यू, मीटर में आया फोकस का। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि वैल्यू हमारा कथी में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो 100 से गुना करेंगे और काटेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कहाँ आंसर है, 2 सेंटीमीटर, 2 डायोप्टर वाले फोकस दूरी वाले लेंस का जो आपका फोकस दूरी आया कितना सेंटीमीटर आया, 50 सेंटीमीटर। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर कितना है, 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्या निकालना है, क्षमता। तो जानते हैं P बराबर 1/f, क्या जानते हैं, P बराबर 1/f जानते हैं, P बराबर 1/f, f का मान आपका 50 है। लेकिन यहाँ पर हम अभी भी बताए हैं कि आप लाइव के और ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, गलती करिएगा नहीं, आप ऐसे नहीं बनाइए ना तो गलती हो जाएगा। f का मान आपको बदलना होगा, ये सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर को पहले इसको बदलना होगा आपको मीटर में, तो 100 से भाग देना है तो मीटर में बदल जाएगा। तो काटिएगा तो आपका कितना आएगा, 1/2 आएगा। फोकस का मान कितना है, 1/2 मीटर आया। अब मान रखेंगे P बराबर 1 और 1/2, तो P ये 2 कहाँ ऊपर चल जाएगा, कथी मान आ जाएगा आपका, डायोप्टर में। देखिए किस में है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, प्लस में, ठीक है। उत्तल लेंस है तो क्या चीज़ में होगा, प्लस में। माइनस वाला भी गलत होगा, क्योंकि आपका अवतल की बात करता है तो माइनस में लेते, उत्तल लेंस है इसलिए प्लस वाला लिए है, ठीक है। आगे है तीसरा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, हमने बताया ऋणात्मक तो नहीं, ए और बी दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है बच्चों, उत्तल लेंस है तो धनात्मक, प्लस में होगा। चलते हैं आगे। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों, अवतल लेंस की क्षमता तो धनात्मक नहीं है और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या चीज़ में होती है, माइनस में। बन रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। हर तरह सुबह और शाम में अच्छे पूरे जितना 10th का सिलेबस है, एक पर एक वीडियो आएगा आपका, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा। अगर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो हम लोग का सपना है कि बिहार के बच्चों को कितना पार ले जाना है, 480 पार। 480 पार के टारगेट रख रहे हैं और इतना नंबर आएगा अगर इस तरह से तैयारी करिएगा तो। 5वां है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस की, दुई उत्तल लेंस की, अपसारी की, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं बच्चों, अभिसारी। तो आप कमेंट करके बताइए अवतल को कौन लेंस कहते हैं, अवतल को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए, ठीक है। हमारा है, आ भी गया प्रश्न। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस नहीं, दुई अवतल, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो हमने बताए हैं आपके उपयोग में किसका होता है, अवतल दर्पण का नहीं, उत्तल दर्पण का नहीं, दर्पण का नहीं बच्चों, लेंस का। अवतल के लेंस का तो नहीं, किसका करते हैं, उत्तल लेंस का। किसका करते हैं, उत्तल लेंस का। आगे प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आप बताइएगा उत्तल के कि अवतल के, बाइफोकल के, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बच्चों बनता है हमेशा बनता है किस लेंस में, आपका अवतल लेंस में। आगे, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो बताइएगा बच्चों कितनी होती है लेंस में। वक्रता केंद्र की जगह फोकस होता है तो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 10वां प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो हम बताए हैं म्यू बराबर क्या होता है, sin I बटा sin R, और जिसे बोलते हैं स्नेल का नियम। देखिए sin I बटा sin R किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे 11, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह पे समान मोटाई नहीं, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। उत्तल लेंस देख सकते हैं, उत्तल लेंस यहाँ पर, ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है, ठीक है।
अब आपका ये प्रश्न जो रहेगा आपका होमवर्क में रहेगा, HW में रहेगा, आपको बता देना है कमेंट करके कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। आप इसको कमेंट करके बताइएगा। एक वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हमने ख़त्म किया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा, एक बार में समझ में नहीं आया क्योंकि ज़्यादा पॉइंट है, आप 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको एक चीज़ जो है माइंड में सेट हो जाएगा। तो मिलते हैं, अब लेंस सूत्र को लेकर आएंगे और उसको एक वीडियो में अच्छे तरीके से निपटारा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।